नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी बंगाल में पीएम की एंट्री की। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी जेडीयू के घोषणा पत्र की। जानेंगे कि फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर क्यों हुआ बीजेपी का काम तमाम और मध्य प्रदेश में इमरती के बयान पर क्यों मचा है घमासान। साथ ही बात पायलट के सीएम गहलोत को चिट्ठी की और बुलेटिन के आखिर में बात आत्मनिर्भर भारत को लेकर फंसे पीएम मोदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ने वीजा यात्रा प्रतिबंधों में दी छूट। स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान लगाए गए सारे प्रतिबंध हटाए। टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी अन्य मकसद से विदेशी भारत आ सकेंगे। रिटायर्ड जवानों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के लिए पेंशन नियमों से समानता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने याचिका दायर की। याचिका में पेंशन की पुरानी योजना वापस लाने की अपील। बंगाल में पैड बनाने की तैयारी में बीजेपी सरकार। पीएम ने दी कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को सहमति। परियोजना के लिए 8,575 करोड़ रुपए को दी मंजूरी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट के साथ 40,558 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ 11,896 के स्तर पर हुआ बंद। कल आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। अंक तालिका में मुंबई तीसरे तो सीएसके 8वें स्थान पर। जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी ने बंगाल में चुनावी तैयारियों का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की और जनता को पाले में लाने की कोशिश भी की। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव की खास तैयारी कर रहे हैं। बंगाल का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पीएम अभी से अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इससे बेहतर मौका आखिर क्या हो सकता था। पीएम ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने दावा किया कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी बंगाल से ही सफल होगा। बंगाल के तेज विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। बंगाल में पीएम आवास के तहत 30 लाख घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना में 90 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर अपना गिरेबान साफ करते हुए पीएम ने कहा, नारी शक्ति सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है। हर किसी को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। बीजेपी के यही विचार, संस्कार और संकल्प हैं। देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान जारी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सजग है। दुराचार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी भाषण में तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन दावों की क्या हकीकत है, ये जनता ही बताएगी। राजीव जी, इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम का दुर्गा महोत्सव के दौरान खाली पंडालों को संबोधित करना पीएम की मां दुर्गा में भक्ति दिखाता है, या हर बार की तरह यहां भी पीएम राजनीति कर गए। बंगाल में 6 महीने बाद चुनाव है, इसलिए बंगाल में पीएम का दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यूपी की रामलीला का उद्घाटन नहीं किया। अगले साल शायद हम पीएम को यूपी में रामलीला मंचन का उद्घाटन करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। क्या इस तरह से राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए आदित्य, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये नैतिकता की बात है, लेकिन अभी तो मामला नैतिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। मुद्दा सियासत के सहारे सत्ता का है। बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, ये हम सब जानते हैं, और जब तक वहां वाम दल का शासन था तब तक पूजा को लेकर राजनीति की खबरें नहीं आती थीं। लेकिन टीएमसी की सत्ता आने के बाद पूजा भी राजनीति का विषय बनी, और जब से भाजपा की ख्वाहिश बंगाल विजय की हुई तब से तो दुर्गा पूजा के पंडालों को सियासत का मंच बनाने की पुरजोर कोशिशें शुरू हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्गा पूजा के पंडाल से मोदी लाइव वाला कार्यक्रम इसी सियासत का नतीजा है। वे मां दुर्गा के भक्त हैं, ये उनकी निजी आस्था हो सकती है, ये उनकी निजी आस्था का मामला है, लेकिन इस आस्था को राजनीति का जरिया बनाना सही नहीं है आदित्य। आज मोदी जी ने जो सारी बातें दुर्गा पूजा के पंडाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की, वे सामान्य तरीके से भी कर सकते थे। महिला सशक्तिकरण या आत्मनिर्भर होने का ज्ञान देने के लिए किसी पूजा पंडाल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे विधानसभा चुनाव में भुनाने का मौका छूट जाता। इसीलिए भाजपा अभी से बंगाल को साधने की कोशिश कर रही है आदित्य। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। आज एनडीए के दोनों घटक दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहले बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए संकल्प पत्र जारी किया और उसके बाद जेडीयू ने भी 7 निश्चय पार्ट 2 जारी किया। एक रिपोर्ट देखिए।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। जहां पार्टियों के उम्मीदवार लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर प्रचार अभियान में जुटे हैं, वहीं पार्टियां भी नए नए चुनावी वादों और वोटरों को लुभाने के कवायद में जुटी हैं। चाहे सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू हो या फिर विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, सभी प्रमुख सियासी दलों ने बिहार चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में किन मुद्दों का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 5 लक्ष्य 1 सूत्र 11 संकल्प का जिक्र किया गया है। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 जारी किया। वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार के हर शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। इसके अलावा ये वादा भी किया गया कि बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा ने वादा किया कि स्वयं सहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। वहीं जेडीयू घोषणा पत्र में बिहार के कई मुद्दों को उठाया गया और जनता को लुभाने के वादे किए गए। जेडीयू ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का वादा किया। युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था और साथ ही उद्यमिता को और बढ़ावा दिए जाने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। महिलाओं के लिए महिला सक्षम महिला कार्यक्रम के तहत बढ़ावा देने और उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना भी लाने की बात कही गई। इसके साथ ही इंटर पास होने पर अविवाहित युवतियों को 25,000 रुपए और स्नातक होने पर 50,000 रुपए और आर्थिक सहायता दिए जाने का वादा भी किया गया। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसमें एक ऐसा वादा कर दिया जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए सभी बिहार वासियों को वैक्सीन फ्री में लगाने का वादा किया है। बीजेपी की सोच थी कि इस दावे से उसका फायदा होगा, लेकिन बीजेपी का दावा अब उसके गले पड़ता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस समय देश में 56 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस समय पूरा देश स्वास्थ्य मुसीबत में घिरा हुआ है। इंतजार है कि कब इसकी वैक्सीन आए। इस बीच बिहार चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आई, जिसमें सभी को फ्री में वैक्सीन लगाए जाने का वादा किया गया, जिसे लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी की घेराबंदी में जुट गई हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इसे लेकर राजनीतिक हलचल मच गई है। यहाँ 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी सभी को फ्री में वैक्सीन मिलेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज देश की सत्ताधारी बीजेपी बिहार के अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वो बिहार के लोगों के लिए टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसी घोषणा यूपी और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई? ऐसी अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब उत्तर प्रदेश व देश की जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को जरूर देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की अपनी रणनीति घोषित कर दी है। ये जानने के लिए कि आपको वैक्सीन कब मिलेगी, कृपया राज्यवार चुनाव का शेड्यूल देखें। यानी जब आपके राज्य में चुनाव होगा तब आपको सरकार की ओर से फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया जाएगा। राहुल के तंज से साफ है कि वैक्सीन सिर्फ बिहार वालों को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को फ्री में मिलना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे ये उपचुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है, क्योंकि जिस दल के पक्ष में परिणाम गया मध्य प्रदेश में उसी की सरकार बन जाएगी और अब कांग्रेस की ओर से भी मध्य प्रदेश में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, विपक्ष की ओर से पूछा जाने लगा है कि हमारे यहाँ भी क्या टीका फ्री में लगेगा। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बवाल शुरू हो गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इमरती देवी के एक बयान से बीजेपी घिरती नजर आ रही है। जी हां, इमरती देवी ने कमलनाथ पर अभद्र टिप्पणी कर दी, यहां तक कि वो उनके परिवार तक को भी घसीट लाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुंह से आइटम शब्द क्या निकला कि पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने मोर्चा ही खोल दिया। शिवराज ने मौन व्रत धारण किया तो इमरती देवी ने आंसुओं की गंगा बहा दी। सभी ने मिलकर बयान पर ऐसे बवाल मचाए कि सोनिया से लेकर राहुल को घेर डाला। लेकिन अब तक बेचारी बनने वाली इमरती देवी ने ही अभद्र टिप्पणी कर डाली है। वो आइटम के विवाद में कमलनाथ की मां और बहन को घसीट लाई है। शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ को बाहरी बताते हुए कहा कि वो बाहर से आए हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, अब कुर्सी छिन गई है तो उनका दिमाग खराब हो गया है और कुछ भी बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ की मां और बहन के लिए कहा कि क्या कह सकते हैं कि उनकी मां और बहन होंगी। बंगाल की आइटम
बीजेपी नेता इमरती देवी के इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, साथ ही इसे अपमानजनक करार दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर लिखा, छिंदवाड़ा से 10 बार लोकसभा पहुंचने वाले संसद के वरिष्ठ सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी स्वर्गीय मां के लिए इमरती देवी के मधुर वचन। इसके साथ ही उन्होंने इमरती के बयान का वीडियो भी ट्वीट किया। हालांकि अभी तक इस संबंध में कमलनाथ की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है, लेकिन अब तक फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी का बैकफुट पर आना तय है। ये आइटम राग अब उसी पर भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं राजस्थान में गहलोत और सचिन की नाराजगी का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। जी हां, सचिन पायलट ने एक बार फिर सरकार को चिट्ठी लिख डाली है, जो सीएम गहलोत के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर आएगी। तो पायलट के पत्र में कैसे बढ़ी परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सीएम गहलोत के सामने सबसे बड़ी परेशानी बनकर इस वक्त सचिन पायलट ही खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वो आवाज उठाते हैं वैसे ही पार्टी दो खेमों में बढ़ जाती है। अब एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाई है। पायलट ने पत्र लिखकर कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसीलिए बीसलपुर डैम से किसानों के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता कई बार इस परेशानी को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान सड़कों पर आ जाएंगे। पायलट का ये पत्र सरकार को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इससे सीएम गहलोत की छवि गलत जाएगी और पायलट जनता के मसीहा बनकर उभरेंगे। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने जनता के जुड़े मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले भी वो पत्र लिखकर आरक्षण का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में अति पिछड़ा वर्ग MBC के लिए 5% आरक्षण देने का वायदा किया गया था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रीड भर्ती 2018, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, अन्य भर्तियों में MBC से जुड़ी जातियों को 5% आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि इस आरक्षण को देने के लिए सरकार ने प्रतिनिधियों से समझौता भी किया था। इस चिट्ठी के बाद सरकार सख्ते में आ गई थी और मुख्यमंत्री गहलोत ने तुरंत ही सभी संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने का पालन कड़ाई से किया जाए और जो बैकलॉग है उसमें भी 5% विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिया जाए। अब सीएम गहलोत ने पहले वाले पत्र पर तो एक्शन ले लिया, ऐसे में देखना होगा किसानों के लिए वो क्या कदम उठाते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट की बात मानते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अब CBI को लेकर उद्धव केंद्र की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उद्धव सरकार ने केंद्र के अधीन काम करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI के लिए महाराष्ट्र में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, जिस पर बीजेपी भड़क उठी है। तो सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो CBI को अपने इशारे पर काम करवाती है, दूसरे राज्यों को बदनाम करने की कोशिश करती है। इसी आरोप के साथ पहले पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने CBI को अपने गढ़ में आने से रोका था, वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सरकार के इस फैसले को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रीय मुद्दे के मामले में CBI के पास जांच करने का अधिकार है। राज्य के मामलों में पहले ही हमारी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, इसमें हस्तक्षेप के कारण हमें निर्णय लेना पड़ा है। इतना ही नहीं, राउत ने आरोप लगाया है कि CBI छोटे छोटे मामलों में भी घुसने लगी है। CBI का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो उसे जांच करने का अधिकार है। इस फैसले को TRP केस से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं उद्धव सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क उठी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के CBI को जांच से रोकने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का यह तुगलकी फरमान है। आखिर महाराष्ट्र सरकार किन बातों से इतना डरी हुई है और आखिर क्या छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब इस मामले में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, लेकिन केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद आखिर कहां तक जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात आत्मनिर्भर भारत को लेकर फंसे पीएम मोदी की। गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया है, लेकिन इस अभियान से देश को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचने वाला है, जिसका अनुमान कई विशेषज्ञ लगा चुके हैं। वहीं अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जो मोदी सरकार की आर्थिक नीति से लेकर विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करता है। जब से देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, तब से मोदी सरकार घिरी हुई है। केंद्र के पास न नीति है, न ही कोई प्लान।
इसीलिए विपक्ष से लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। इस मोर्चेबंदी से बचने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है, लेकिन इस अभियान के बाद देश को और ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन ये अब तक सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत में इस बात पर जोर है कि शुल्कों को लगातार आयात का प्रतिस्थापन तैयार किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि यह वह रास्ता है जिसे हम पहले भी अपना चुके हैं और यह असफल रहा है। मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने को लेकर सावधान करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों को अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए आयात करने की जरूरत होती है, ताकि उसे आयातित माल का इस्तेमाल निर्यात में किया जा सके। राजन ने साफ किया कि चीन एक निर्यात ताकत के तौर पर ऐसे ही उभरा है। वो बाहर के विभिन्न सामानों को आयात करता है, उनको असेंबल करता है और फिर आगे निर्यात करता है। निर्यात के लिए आपको आयात करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऊंचा शुल्क मत लगाइए, बल्कि भारत में उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश तैयार करिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार आयात पर शुल्क लगाती रही तो हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, हम अपने पड़ोसियों से दूर हो जाएंगे। राजा ने यह सलाह ऐसे वक्त में दी है जब भारत नेपाल, चीन, बांग्लादेश समेत कई देशों से दूर होता जा रहा है। पड़ोसी देश ही मोदी सरकार की नीति को लेकर आंख दिखाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार आर्थिक नीति पर फेल होने के साथ साथ विदेश नीति में भी फेल होगी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।